नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज राज्यसभा में होगी वंदे मातरम पर विशेष चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। विपक्षी सांसद भी चर्चा में होंगे शामिल। लोकसभा में आज से चुनाव सुधार पर चर्चा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत कई सदस्य लेंगे हिस्सा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल सदन में देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित अन्य घटक दलों के सांसद होंगे शामिल। पीएम सांसदों को संबोधित भी करेंगे। इंडिगो संकट पर सख्त हुई सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, गलती साबित होने पर हवाई मार्गों में होगी कटौती। इंडिगो को रूट कॉज एनालिसिस के लिए चाहिए 15 दिन का समय। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। शुभमन और हार्दिक करेंगे वापसी। वनडे के बाद टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन सत्र को लेकर। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। आज राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा होगी। इससे पहले कल लोकसभा में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को लेकर एक लंबी और गंभीर चर्चा हुई। ये चर्चा करीब 12 घंटे 45 मिनट तक चली, जो देर रात 11:42 तक जारी रही। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कुल 66 सांसदों ने अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर तीखी बहस देखने को मिली। उच्च सदन में आज चर्चा की शुरुआत गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्यसभा के विधायी कार्यों की अगर बात की जाए तो आज विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न भी पूछेंगे। वहीं लोकसभा में आज से चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत होगी। इस चर्चा के माध्यम से संसद में चुनाव सुधारों पर सकारात्मक चर्चा की जाएगी। साथ ही लोकसभा में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न भी पूछेंगे। तो संसद के दोनों सदन में आज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। और उससे पहले आज संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम एनडीए घटक दलों के सांसदों को संबोधित भी करेंगे। इस तरह की बैठकों पर प्रधानमंत्री हमेशा अपने सांसदों को कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं और उनका फोकस रहता है कि सांसद अधिक से अधिक समय अपने संसदीय क्षेत्र में बिताएं और वहां की समस्याओं का निराकरण करें। आज भी प्रधानमंत्री कुछ इस तरह की नसीहत या सीख सांसदों को दे सकते हैं। इंडिगो संकट पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है। राममोहन नायडू ने स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए कल सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एयरलाइन संचालन और यात्री उन्मुख सेवाओं की जांच के लिए हवाई अड्डों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। नायडू ने कहा कि यात्रियों से बातचीत के माध्यम से प्राप्त फीडबैक सहित पहचान की गई सभी कमियों को तुरंत दूर किया जाना है। केंद्रीय मंत्री ने सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि इंडिगो की गलती साबित होने पर इंडिगो के मार्गों में कटौती की जाएगी। इंडिगो संकट पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए 3 दिसंबर से सभी हवाई अड्डों पर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। स्थिति की व्यापक आकलन करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी और एयरलाइन संचालन और यात्री उन्मुख सेवाओं की जांच के लिए हवाई अड्डों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। यात्रियों से बातचीत के माध्यम से प्राप्त फीडबैक सहित पहचानी गई किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जाना है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही भारी असुविधा के बीच विमानन सुरक्षा नियामक यानी डीजीसीए ने इंडिगो से शो कॉज नोटिस का जवाब मिलने की पुष्टि की है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि एयरलाइन के जवाब की जांच के बाद उचित एक्शन लिया जाएगा। इंडिगो ने अपनी प्रतिक्रिया में यात्रियों को हुई भारी असुविधा और कठिनाई के लिए गहरा खेद व्यक्त किया
और वह पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो के सीईओ और सीओओ द्वारा हस्ताक्षरित जवाब सोमवार शाम को सौंपा गया था। एयरलाइन ने अपनी सफाई में तकनीकी खामियों, मौसम और नए रोस्टरिंग नियमों सहित कई कारकों का हवाला दिया। एयरलाइन ने इस संकट के सटीक कारणों का पता लगाने में असमर्थता जताई। हालांकि इंडिगो ने रूट कॉज एनालिसिस के लिए 15 दिन का समय भी मांगा है। दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में गिरफ्तार उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले पर पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के अनुसार 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से पहले हिंसा की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इसी आरोप के आधार पर पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपियों का कहना है कि उनके खिलाफ सबूत कमजोर हैं और वे बिना ट्रायल पूरा हुए लंबे समय से जेल में बंद हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस का दावा है कि उनके पास साजिश के मजबूत सबूत हैं और जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। और बात कर लेते हैं केरल की, जहां आज पहले चरण के लिए स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। आज 11,168 वार्डों में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 दिसंबर को होगा और मतगणना 13 दिसंबर को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्यम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार कुल 75,643 उम्मीदवार स्थानीय निकाय वार्डों के लिए चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सिवनी में आम गांव में एक ट्रेनी विमान 33 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकराकर क्रैश हो गया। जानकारी के अनुसार सुखत्रा हवाई पट्टी से उड़ान भरने के बाद ट्रेनी विमान वापस लैंडिंग की तैयारी में था। इसी दौरान बादलपार सब स्टेशन के 33 केवी लाइन के निचले हिस्से से विमान का पंख टकरा गया। टक्कर होते ही तेज धमाका हुआ, तारों से चिंगारियां निकलने लगीं। टक्कर के बाद विमान खेत की ओर गिरा। लाइन तुरंत ट्रिप हो गई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। दुर्घटना के वक्त 2 सीट वाले विमान में पायलट अजीत एंथनी और ट्रेनी अशोक छावा सवार थे, जिन्हें गांव वाले अस्पताल ले गए। दोनों को चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। और आइए बात कर लेते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। काशी के नमो घाट इन दिनों गंगा घाट और स्नान से ज़्यादा तमिल शिक्षण केंद्र के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, जहां तमिल शिक्षक घाट पर आने वाले लोगों को लगातार तमिल के शब्दों से न केवल परिचय करा रहे हैं, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के दिलों को भी जोड़ रहे हैं। काशी के नमो घाट से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत वाराणसी का तमिल संगठन नमो घाट पर एक अनोखी पहल कर रहा है। संगठन यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तमिल भाषा सिखाने का काम कर रही है। नमो घाट पर आने वाले लोग भी इस पहल से काफी आकर्षित हो रहे हैं। भाषा, संस्कृति और संवाद का यह संगम गंगा तट पर एक नई पहचान बना रहा है। बच्चे हैं और टूरिस्ट लोग हैं ना, वो लोग भी आते हैं। इंटरेस्टली वो लोग आके पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, हम भी जवाब देते हैं उन लोग का। बहुत अच्छा लग रहा है सर। भाषा सीखने का एक पहले सवाल पूछते हैं, मतलब ये एक आप ये तमिल में कैसे बोलेंगी, नहीं है ऐसे पहले सवाल, वो सवाल ऐसे सिखाएंगे तो जल्दी एक भाषा सीखेंगे। नमो घाट पर तमिल शिक्षण का पाठ एक सकारात्मक सांस्कृतिक बदलाव है, जहां तमिल भाषा और उसके शब्द उत्तर भारत में नए रिश्ते की नींव रख रहे हैं। ये कोई औपचारिक कक्षा नहीं, बस एक खुला सहज दोस्ताना माहौल। वहीं घाट पर चलते फिरते तमिल भाषा की जानकारी प्राप्त करना स्थानीय लोगों के साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक सुखद अनुभव है। तमिल शब्दों को सीख लेने की जिज्ञासा स्वतः ही लोगों को यहाँ ले आती है।
ये बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तमिल में कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनको सीखने में हम लोगों को आसानी रहती है कि कोई बात है कैसे कहा जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। बात करने में अगर ऐसे कोई सिखाएगा तो अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं। वर्णमाला में कुछ शब्द हैं उनको दिखाया और जानवरों के नाम भी दिखाए, जिससे कि सीखने में आसानी रह सकती है। जो तमिल से लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, मतलब अदर सिटी में आओ लैंग्वेज चेंज होती है, तो अगर वो किसी से पूछ रहे हैं तो अगर हम लोग को पता है तो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में, उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ जाओ, इसका मतलब वो होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको। यह पहल सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं, यह दो प्राचीन संस्कृतियों का संवाद है। एक ऐसा संवाद जो काशी की आत्मा में विविधता को और गहरा कर रहा है। तमिल सिखाने वालों का कहना है कि यहाँ रोजाना मिनी सेशंस हो रहे हैं, जहाँ कोई भी बैठे बैठे तमिल के शब्द, वाक्य और भाव सीख सकता है। नमो घाट पर तमिल सीखने की यह छोटी सी कोशिश लोगों के चेहरे पर मुस्कान और दिलों में अपनापन भर रही है। काशी तमिल संगमम 4.0 इन दिनों सिर्फ संस्कृति का उत्सव नहीं बल्कि भाषाओं का सेतु भी बन रहा है, जहाँ गंगा की तरह बह रहा है संवाद, सीख और एकता का संदेश। काशी और तमिल की जो साझा संस्कृति है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो हमारे महामंत्र है उसको कई तरीके से एक मजबूत आधार प्रदान कर रही है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी, नमो घाट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बच्चों के पोषण पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही है। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुई कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं क्लास तक कभी सेब तक खाकर नहीं देखा। मंत्री ने समाज, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से अपील की कि पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। उन्होंने शासकीय कार्यक्रमों में फूलों की गुलदस्ता देने की बजाय फलों की टोकरी देने की अपील की। शिक्षा की बात हो और पोषण पीछे रह जाए, ये संभव नहीं। रविवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा वह एक वास्तविकता और चेतावनी दोनों की तरह गूंज उठा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 5वीं तक सब देखा नहीं होगा। कई बच्चों को एक गिलास दूध भी नहीं मिलता। आज मैंने एक सार्वजनिक रूप में शिक्षा परिवार को निवेदन किया, ये जो सरकारी कार्यक्रम में गुलदस्ता दिया जाता है फूलों की, उसको उसकी बदले अगर फूल की बदले फलों की टुकड़ी दिया जाए, उतने ही पैसे में राज्य में एक जन आंदोलन होगी, देश में एक जन आंदोलन होगी। न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने देश की बच्चों की पोषण के बारे में ध्यान दिया है। हम सब मिलकर इसको सफल बनाएं। कार्यक्रम में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हफ्ते में एक दिन स्कूली बच्चों को अंजीर, काजू और बेसन का लड्डू दिया जाए और इसी न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट से कोई अगला अब्दुल कलाम तैयार हो सकता है। ये सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि एक मॉडल है जिसमें जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और आम नागरिक साथ आएं। कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बच्चों का पोषण स्तर आज भी चिंता का विषय है। मिड डे मील और पूरक पोषण योजना के बावजूद फलों और ड्राई फ्रूट जैसे पोषक तत्वों को बच्चों तक नियमित रूप से नहीं पहुंचाया जा सका है। यही वो गैप है जिस पर शिक्षा मंत्री ने सीधी चोट की है और समाज से इसे भरने की अपील की। नया नवाचार मध्य प्रदेश से प्रारंभ हो गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब भोपाल आए तो उनका स्वाभाविक रूप से गुलदस्तों से स्वागत किया गया। तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि गुलदस्ता 500 रुपए का खरीद कर स्वागत किया जाता है जिसकी आयु बहुत छोटी रहती है। यदि इसका एक नवाचार किया जाए और इसके स्थान पर फल दिए जाएं तो वो किसी के खाने में काम आ सकते हैं। वास्तविक शिक्षा सिद्धांतों से नहीं, मानवता और पोषण से शुरू होती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की यह एक पहल सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपने आसपास के बच्चों को हफ्ते में एक दिन फल नहीं दे सकते? यही छोटा कदम कल की बड़ी प्रतिभा का आधार बन सकता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी यही है कि हर बच्चे को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है कि हर बच्चे की थाली में पौष्टिक आहार हो, वो स्वस्थ हो।
ऐसे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अपील केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी अपील है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। आगामी WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट के दौरान केंद्रीय आयुष मंत्रालय अश्वगंधा पर एक विशेष साइड इवेंट की मेजबानी करेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत भारत आज पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। दूसरा WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा। During the summit, the Ministry of Ayush will host a special side event dedicated to Ashwagandha. Under the visionary leadership of our Honorable PM Shri Narendra Modi ji, India today stands as a global leader in the traditional medicine sector. केंद्रीय आयुष मंत्री ने गुजरात के जामनगर में स्थापित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का जिक्र करते हुए इसे भारत की साझेदारी और बढ़ते वैश्विक भरोसे का जीता जागता सबूत बताया। उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों, वैश्विक विशेषज्ञों और संस्थाओं के शामिल होने की उम्मीद है, जो स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को एक नई दिशा देंगे। The establishment of the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar, Gujarat, in partnership with India is a living testament to this growing global confidence. You will be happy to know that in this summit we are expecting participation for over 100 countries, along with global experts, institutions and industry partners who are shaping the future of healthcare. श्रीलंका में चक्रवात रित्वा के बाद राहत और पुनर्निर्माण के बीच भारत का ऑपरेशन सागर बंधु बड़ी उम्मीद बनकर उभर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बात की जानकारी साझा करते हुए लिखा, ऑपरेशन सागर बंधु यानी कनेक्टिविटी इसको फिर से जोड़ना और उम्मीद को फिर से जगाना। रित्वा की तबाही के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी टूटी हुई सड़कों की मरम्मत और कटे हुए इलाकों तक पहुंच बहाल करना, और इसी मिशन को आगे बढ़ा रही है भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ मिलकर देश के प्रमुख सड़क मार्गों की कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी हुई है। ये प्रयास चक्रवात रित्वा से हुई भारी तबाही के बाद लोगों की आवाजाही और राहत कार्यों को सुचारू करने के लिए किया जा रहा है। वहीं किलिंची के A35 हाईवे पर क्षतिग्रस्त ढांचों को हटाने का काम भी जारी है और एक वैली ब्रिज का निर्माण भी तेज़ी से किया जा रहा है। इस पुल के कंपोनेंट्स को भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से श्रीलंका एयरलिफ्ट किया गया ताकि बहाली का काम बिना देरी के तेज़ी के साथ शुरू किया जा सके। भारत द्वारा किया जा रहा है यह सहयोग दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा अब तेज हो गई है। इसको लेकर लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास पर यूक्रेन के राष्ट्रपति
ज़ेलेंस्की की फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने कीव के साथ मजबूत समर्थन दिखाया। शांति समझौते पर सहमत होने के लिए अमेरिकी दबाव के बीच हुई बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स और ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे शांति समझौते की स्थिति में पक्की योजनाएं बनाना चाहते हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की ने बातचीत को रचनात्मक लेकिन मुश्किल बताया। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ब्रसेल्स रवाना हो गए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पर जल बंटवारे की संधि का पालन न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मेक्सिको तय समय पर पानी नहीं छोड़ता तो अमेरिका उस पर 5% अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका चाहता है कि मेक्सिको 31 दिसंबर से पहले 2 लाख एकड़ फीट पानी छोड़े। उन्होंने कहा कि मेक्सिको की चुप्पी अमेरिकी किसानों के साथ अन्याय है, क्योंकि वे इस ज़रूरी पानी के हकदार हैं। बात कर लेते हैं जापान की, जहां कल भूकंप के शक्तिशाली झटके आए। भूकंप का केंद्र आओमोरी प्रांत के तट से 80 किलोमीटर दूर था। उत्तर पूर्वी तट पर देर रात आए 7.5 तीव्रता के इस भूकंप में करीब 30 लोग घायल हो गए, जबकि कई भवनों और बुनियादी ढांचों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे पहले जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप के कारण देश के उत्तर पूर्वी तट पर होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की थी। ईस्ट जापान रेलवे ने कुछ इलाकों में सेवाएं भी निलंबित कर दी थी और 90,000 लोगों को घरों से निकाला था। इधर कई बंदरगाहों पर 20 से 70 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी देखी गई, लेकिन आज सुबह सुनामी की चेतावनी को वापस ले लिया गया। चीन और जापान के बीच तनाव एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंच गया है। जापानी रक्षा मंत्री शिजिरो कोइजुमी ने चीनी सेना पर अपने विमानों को रडार से लॉक करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना के बाद टोक्यो ने कड़ा रुख अपनाते हुए चीनी राजदूत को तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे जापान की चाल बताया। जापान ने स्पष्ट किया कि वह अपने हवाई क्षेत्र और समुद्र में निगरानी को और सख्त करेगा। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की ताइवान पर टिप्पणी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और बात करते हैं क्रिकेट की। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक के बाराबती स्टेडियम में 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है और T20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती थी। पहला T20 मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। कोटा के नरेंद्र शर्मा एक ऐसा नाम जिसने दिव्यांगता को नहीं, हौसलों को अपना परिचय बनाया। कमजोरी को ताकत में बदलकर वो आज देश की इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम की कमान संभाल रहे हैं। बचपन का क्रिकेट जुनून और मुश्किलों से लड़ने का जज्बा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैदान तक ले गया। आइए देखते हैं कैसे नरेंद्र शर्मा बने लाखों दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रेरणा। कहते हैं ना कि कमजोरी को अगर ताकत बना ली जाए तो हर बाधा आसान हो जाती है। ऐसी ही कहानी है कोटा के बोरखेड़ा निवासी नरेंद्र शर्मा की। अपने दिव्य हौसले से दिव्यांग होने के बाद भी नरेंद्र न केवल डिसेबल्ड क्रिकेट के सिरमौर बने, बल्कि भारत के लिए खेलने का सपना भी साकार किया। नरेंद्र शर्मा ने अपनी दिव्यांगता को हराकर अपने सपने को ऐसा सच कर दिखाया कि लोग अब उनकी मिसाल देने लगे हैं। नरेंद्र शर्मा इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के खिलाफ भारत की ओर से खेल चुके हैं। दिव्यांग सिर्फ मन से होता है। यदि किसी को आप दिव्यांग मानेंगे तो वो सिर्फ आपकी मानसिकता का परिचय देगा, लेकिन आपके यदि हौसले जज्बा है तो आप अपने क्षेत्र में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान नरेंद्र शर्मा ने अपनी दिव्यांगता को अपने सपनों के बीच आड़े नहीं आने दिया। नरेंद्र को क्रिकेट का जुनून बचपन से ही था। नरेंद्र दिव्यांग होने के बाद भी सामान्य लोगों की तरह से ही क्रिकेट खेलते हैं। नरेंद्र शर्मा जी ये हमारी टीम के कप्तान हैं। हम एक ही साथ खेलते हैं। ये इतने दिव्यांग होने के बावजूद भी हम सामान्य के साथ खेलते हैं और बड़ी जोश के साथ खेलते हैं। जो लोग सामान्य होके भी नहीं खेल पाते हैं वो उतनी जोश के साथ ये दिव्यांग होने के बावजूद 43% होने के बावजूद भी खेल पाते हैं। डिसेबल क्रिकेट में काफी योगदान रहा है इनका और काफी बच्चों को मतलब इनको देख के प्रेरणा मिलती है
जो दिव्यांग प्लेयर है और काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी ये जूनियर से लेके नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिकेट खेल के आए हैं दिव्यांग में। अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत कई प्रतियोगिताओं में अच्छा परफॉर्म भी किया और टूर्नामेंट भी जीते हैं। इस बीच किसी ने उन्हें डिसेबल्ड क्रिकेट टीम से जुड़ने की जानकारी दी, जिसके बाद शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी अथक मेहनत से वो अब इंडियन डिसेबल्ड क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोटा, राजस्थान। तो एक प्रेरणा है नरेंद्र शर्मा, हौसला हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।